देखो, नाइन्थ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग के साथ खेलेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ये खेलता भी होगा. सो इफ यू आर सॉल्विंग ZDM by being very very ethical, very emotional, or using all your knowledge and using, let's say, framework like pestle, or being in the boundaries of legality, environmental hazards and 100 other things, right? So that means you are already on the wrong track and I'm pretty sure कि आपकी accuracy अभी उतनी नहीं आ रही होगी. बिकॉज जैड के अराउंड बहुत सारी मिथ्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एथिकल होना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना पड़ेगा. एंड ये सब के बीच जनरली जो स्टूडेंट होता है वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली एक क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे है, एक सिचुएशन को अप्रोच करना कैसे है. एंड व्हेन यू यूज ऑल दीज थिंग्स, राइट, you will end up getting, or you will end up marking the wrong answer. So in this video, I am going to cover 10 golden ZDM rules that I follow every year to crack this section. And these are the same rules which we discussed in our course as well, right? So let's start the video and I will discuss the rules and the implications of that and how you can use that. So first rule is that you don't need to be a hero, right? You don't need to be very heroic in every situation. You don't need to take extreme steps. यू हैव टू टेक बैलेंस स्टेप्स. और जब मैं बैलेंस स्टेप्स की बात करता हूं तो जिससे प्रॉब्लम रिलेटेड है तुम्हें सबसे पहले उस पर ध्यान देना है. प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तब सबसे पहले आप उस पर फोकस करोगे. ऐसा नहीं है कि कंपनी का मेजर अभी एजेंडा है कि प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं और आप इन्वायरमेंटल कॉजेज या सोसाइटल कॉजेज या कंपनीज की पॉलिसीज पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो, राइट? तो सबसे पहले यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट and don't get inside the exam hall with the agenda of being only ethical and just considering environmental or other XYZ causes, right? जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है. एंड दिस इज वन ऑफ द रूल्स फ्रॉम विच दे आर लुकिंग फॉर अ मैनेजर who can think about 100 other things by solving the topmost problem. For example, अगर आपको प्रॉफिट्स बढ़ाने तो ऑब्वियसली आपको इन्वायरमेंट का देखना पड़ेगा, लीगल इश्यूज का देखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बाकी कंसर्न्स को दोगे, राइट? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी क्लियरली एंड देन एक्ट ऑन इट. एंड यहाँ पे भी ना यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विद द अप्रोच. ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो जो सुनने में अच्छा लग रहा है बट रियली इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल, राइट? सो वहां पे भी यू हैव टू बी very realistic with your approach, that can the person or the institution discussed in the question implement my approach, my suggestion or not. Second rule is to follow the balanced approach. Balanced approach से what do I mean कि generally state जो आपको question दिया होगा उसमें 4-5 टाइप के स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए होंगे, राइट? पुअर, रिच, देयर पेरेंट्स, इन्वायरमेंट, द स्कूल, द इंस्टीट्यूशन, द टीचर, या जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. तो वहां पे फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, देयर वैल्यू इन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, and then keep all the stakeholders in mind whenever you are suggesting some solution, some approach, and always you should follow one process to approach the problem. ऐसे रैंडमली आंसर नहीं करना कि लास्ट ईयर उन्होंने ये फॉलो किया था या वो बंदा एक्सपर्ट है वो हमेशा ऐसे करता है, तो वी शुड ऑल्सो गो विद दिस अप्रोच ओनली, राइट? सो योर आंसर शुड कम फ्रॉम अ लॉजिकल थिंकिंग, योर आंसर शुड फॉलो सम काइंड ऑफ प्रोसेस. So always go with the balanced approach by keeping stakeholders in mind. Third rule जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि they always bypass the hierarchical structure, right? So generally जितने भी organizations हैं, काफ़ी problem statements में भी ये होता है कि let's say you are assigned a task and there is one of your senior managers and then there is a boss of your senior manager, right? तो आपको जो task दिया गया है, let's say they have assigned some task to you, then it is your responsibility to execute that task. तब आप हेल्प के लिए डेफिनेटली यू कैन टेक सजेशंस ऑफ योर सीनियर मैनेजर, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट टास्क. आपको ही पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड यू कैन नॉट डेलीगेट योर टास्क, योर पोजिशंस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सीनियर मोस्ट पीपल और इवन नॉट टू द सबॉर्डिनेट्स एज वेल, राइट? तो यहाँ पे ऑलवेज व्हेनेवर यू आर असाइंड सम पोजीशन, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इन दैट केस डेलीगेटिंग द वर्क और नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली वुड नेवर बी अ सोल्यूशन, राइट? तो आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट डू नथिंग वुड नेवर बी एन ऑप्शन, राइट? देयर मे बी 1 or 2 केसेस वेयर डू नथिंग माइट बी द करेक्ट ऑप्शन, बट इन 99% ऑफ द केसेस, right, you have to come up with some kind of solution, with some kind of approach. Even if the work assigned to you is not related to you or you are unable to do the work, still suggest something based on your knowledge. Now also I know most of you are preparing for the GDPI or will start your preparation after the ZAT,
right? So it's completely okay to start the GDPI preparation after the ZAT, but what I want is to go on road to CAT 99, enroll in our free course where we are providing lectures and a lot of material. Also, we have launched GDPI Booster 2026 where we are providing ample amount of one-to-one sessions. For example, in our advanced course, we have 40 one-to-one sessions, we have 30 plus live sessions, and you will have everything at one place related to your GDPI prep, related to your SOP, related to your HR, related to your CV, related to your college specific prep. I will attach the link in the description of this video for our free WhatsApp group. You can start discussing the things related to GDPI, and in case you have any questions, just drop me a DM on 7984415114. Now fourth rule is कि अभी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे और सबका वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशंस वुड बी वेरी डिफरेंट. बट प्लीज़ आप ये समझो कि आप जब जेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यू हैव टू थिंक लाइक अ गुड मैनेजर. आपके पर्सनल व्यूज़, पर्सनल एजेंडाज कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको वो अपने आंसर में नहीं इनकॉर्पोरेट करने. आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना. डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ए लॉजिकल प्रोसेस, बट जितनी इन्फॉर्मेशन, अगर जो सिचुएशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, आपको वही देख के क्वेश्चन सोल्व करना है और कुछ आपको नहीं करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक बेकरी वाला क्वेश्चन था जहाँ पे द पर्सन, द ओनर वॉन्ट्स टू सेट अप अ बेकरी इन सम अदर सिटी एज वेल. तो वहाँ पे बहुत लोगों ने ये एजम्पशन बना लिया था कि यार 3-4% शेयर या प्रॉफिट बहुत कम होता है, राइट? या वो कहीं और सप्लाई करेगा तो वो फेमस होगा ही होगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन थोरोली. वहाँ पे ये मेंशन था कि वो कहीं और रॉ मटेरियल सप्लाई करता है. तो अगर आप कहीं और रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, देन दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वहाँ के लोगों को पता होगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है या आप ऑलरेडी वहाँ पे फेमस हो गए, राइट? सो डोंट गेट इनटू दीज बायसेस. मे बी आपके आसपास जो एरिया है, जो बेकरी वाला है, उसका केस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट फॉलो द लॉजिकल प्रोसेस. थोड़ा सोच के आंसर करना, रैंडमली या अपने एक्सपीरियंस से उसको आंसर मत करना. वेन एवर यू आर फेसिंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, डोंट थिंक लाइक ए टिपिकल पर्सन कि मैंने तो यही देखा है, ये ही होना चाहिए, ऐसे ही सोसाइटी में होता है, राइट? अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट इज गिवन टू यू एंड देन एक्ट ऑन दैट. नेक्स्ट जो जैट के क्वेश्चंस में देखा गया है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कि दे प्रेफर द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गिवन टू एनी सिचुएशन, राइट? कोई सॉल्यूशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इंस्टेंटली, लेट्स से इफ यू स्पेंड 10 lakh extra, you will be able to solve the situation, you will be able to handle the situation. But ZAD generally prefer those kind of answers which are sustainable, which are implementable, and which can help you sustain in the long run. For example, एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था ZAD में कि एक अंडर परफॉर्मर ने आपकी टीम को ज्वाइन किया है एंड नाउ एज अ एम्प्लॉय यू आर वरीड कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है टीम की वो नीचे चली जाएगी बिकॉज अंडर परफॉर्म्ड एम्प्लॉय हैज ज्वाइंड फ्रॉम अनदर ब्रांच इनटू योर टीम. अब वहाँ पे द क्वेश्चन वाज कि विच ऑप्शन वुड हेल्प यू डिसुएड द फियर दैट यू हैव, राइट? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डर थोड़ा कम कर देगा? तो वहाँ पे डिफरेंट कुछ चीज़ें दी हुई थी. जो काफ़ी बच्चों ने गलत सिलेक्ट किया था वो ये था कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ही हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज आप उसकी जब परफॉर्मेंस ही इंक्लूड नहीं करोगे तब आपकी रेटिंग हमेशा ऊपर ही जाएगी. आप अंडर परफॉर्मर को इंक्लूड नहीं कर रहे. बट प्लीज़ थिंक अबाउट दिस कि इज दिस अ गुड सोल्यूशन और सस्टेनेबल सोल्यूशन और दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन वॉज कि यू शुड बिलीव इन योर मैनेजर हु इज डिलीवरिंग द सस्टेनेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स. तो अगर कोई पिछले 12 साल से एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है तो दैट मीन्स कि 12 साल में तो बहुत चेंज हुआ होगा और हर बार कुछ टीम में चेंजेस हुए होंगे. स्टिल योर मैनेजर इज कैपेबल इनफ टू हैंडल द टीम, राइट? So just if you believe on that fact, your fear will get reduced. So in these kind of situations कुछ ऐसा सजेस्ट मत करो कि जो 1-2 मिनट के लिए सेंस बना रहा है बट उसके बाद आपको खुद को लग रहा है कि यार वो इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट रूल बहुत सिंपल है कि जो भी आपको पावर असाइन है, राइट, उसका आपको सही से यूज़ करना है. यू डोंट हैव टू अब्यूज द पावर, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर द हेड ऑफ पंचायत कमेटी, राइट? और यू आर द सरपंच, यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो वहाँ पे आपके पास ऐसे बहुत सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे लेट्स से यू आर हाइडिंग सम डाटा या यू आर मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, राइट? और लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट और लेट्स से विच इज़ जस्ट 10% इनकरेक्ट बट उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है. बट स्टिल यू विल नॉट गो विद दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन जहाँ पे तुम डेटा के साथ कुछ चीज़ें कर रहे हो,
राइट, तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो इलीगल है या जो अलाउड नहीं है या जो आपके परव्यू में नहीं आती, राइट. सो डोंट गो विद दोज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. दोज सॉल्यूशंस मे सीम वेरी गुड एट द स्टार्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग द एग्जाम अंडर टाइम प्रेशर. तो वो क्वेश्चन इसीलिए बनाए जाते हैं कि जल्दी जल्दी में यू एंड अप सिलेक्टिंग दैट एज एन आंसर, बट वो आंसर आपको कभी सिलेक्ट नहीं करना. सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यू हैव टू बी एम्पैथेटिक विद ऑल द पीपल अराउंड यू, राइट, बट डोंट बी एम्पैथेटिक एट द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, राइट. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. जैट ने क्वेश्चन दिया था कि बच्चों ने किसी का प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, एक बच्चे की घर पे दादी बीमार थी या उनकी डेथ हो गई थी, एंड दैट्स वाई ही डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू द प्रोजेक्ट, और उसने किसी का प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, राइट. सो सुनने में लगता है कि यार ठीक है, एंड लेट्स से वहाँ पे ये भी बोल देंगे कि वो प्रोजेक्ट की वेटेज 10% ही थी, राइट. सो इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट, you should relate with the conditions of the student, with the situation of the student, but at the same time आपको as a teacher भी act करना पड़ेगा. You have to punish that team, that student कि आपने गलत किया है, right. So you should be able to empathize with him, right. You should do that, but not at the cost of system. ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन की वजह से, राइट, आप उसको इतना लीवे दे दो कि वो चीटिंग भी अलाउड कर दो. देखो, 9th रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपके दिमाग के साथ खेलेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ये खेलता भी होगा, राइट. तो जनरली होता क्या है, एक आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है विच इज़ योर मेन स्टेटमेंट, एंड देन देयर विल बी 3 or 4 क्वेश्चंस फॉलोड बाय दैट मेन स्टेटमेंट, राइट. अब होता क्या है ना कि वो मेन स्टेटमेंट पढ़ के यू गाइस स्टार्ट मेकिंग सम काइंड ऑफ ओपिनियंस इन योर हेड, एंड देन बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. लेट्स से आपने कोई एक डायरेक्शन में सोचा, पहले क्वेश्चन को वो डायरेक्शन के हिसाब से, वो अपने ओपिनियन के हिसाब से आपने आंसर किया, राइट. एंड देन देर इज 99% चांस कि सेकंड क्वेश्चन भी आप उसी लाइन ऑफ थॉट पे अटेम्प्ट करोगे, थर्ड क्वेश्चन को भी उसी लाइन ऑफ थॉट पे अटेम्प्ट करोगे, और फोर्थ को भी सिमिलर आंसर आप दोगे. तो दैट मीन्स कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, फर्स्ट सेट ऑफ थिंकिंग अगर आपकी गलत है, तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. एंड यू गाइस स्टार्ट कोरिलेटिंग द सिचुएशंस दैट इज गिवन इन सब क्वेश्चंस एज वेल. तो बट आपको ये देखना है कि एवरी सब क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट. इवन इफ देर आर 4 सब क्वेश्चंस, right, followed by a main situation, that main situation should be your base and every sub question is independent of each other. तो ऐसा हो सकता है कि आपका पहले का आंसर और आपका दूसरे का आंसर थोड़ा सा अलग है, बट अगर आपका दोनों आंसर्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आस्क्ड इन दैट सब क्वेश्चन आपके दोनों आंसर सही हो जाएं. और ये बहुत बार होता है. बहुत बार बच्चों के 4-4, 5-5 पूरा सेट इसीलिए गलत होता है क्योंकि वो सब क्वेश्चंस को भी रिलेट करना बैठ जाते हैं, और जब वो सब क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं तो वो इतना यूनिडायरेक्शनल चल देते हैं कि सारे ही सब क्वेश्चंस को एक जैसा आंसर मार्क करके आ जाते हैं. एंड दिस इज वेरी रॉन्ग. इन द अपकमिंग वीक यू हैव टू इम्प्रूव दिस, यू हैव टू वर्क ऑन दिस स्किल. इसके लिए आपको बेसिक करना क्या है, लास्ट के जो 7-8 साल के पास्ट ईयर पेपर हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं. लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो बहुत हाई चांस है कि आपके सारे आंसर्स गलत होने वाले हैं, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्स जहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर को सिलेक्ट नहीं करना होता, बट यू हैव टू रिमूव द अदर 4 रॉन्ग आंसर्स, राइट. दिस इज हाईली एप्लीकेबल इन VARC एज वेल एज DM, राइट. तो जैसे ही आप कोई आंसर पढ़ोगे, कोई क्वेश्चन पढ़ोगे और आपके दिमाग में आ रहा है कि उसका यही आंसर होगा, डोंट गो विद दैट अप्रोच. स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अदर 4 रॉन्ग ऑप्शंस. Because when you start eliminating the other 4 wrong options, you will get more clarity, you will get more time to go through all the options that are given in the question, and आपको ये समझना है कि you are going for a section जहाँ पे आपके opinions, आपकी hypothesis, आपके past experiences बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. There is no right or wrong answer to the ZDM questions, but we have to think from the institution side because हमें marks लेने हैं. So the best approach for that is to remove the 4 wrong options that are given in the question, and then ultimately the leftover option should be your correct answer or should be your selected option, right. So please follow this rule, please practice this thing. You can go to my website Road to CAT 99, you will find ample amount of resources there. Do let me know in the comments if this video helped you, and if you want me to take some live examples of the past year questions and explain how you can apply these rules, just comment under this video
And if you like this video, subscribe to my channel, like this video, share with your friends. Best of luck for ZAT 2026.